कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे। पार्लियामेंट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज हमें कवर करना है। वह है इंडियन बजट, आम बजट। आम बजट के ऊपर प्रश्नों के पूछने का तरीका हमेशा क्रमबद्ध रहा है, एक सीक्वेंस में रहा है और उसमें शामिल की गई बातों पर रहा है। तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि प्रायः आम बजट को हम केवल एक आर्टिकल पर पढ़ने की कोशिश करते हैं कि बजट शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में किया है कि नहीं, तो आप बोलते हो नहीं किया। फिर ये बोला जाता है कि बजट की जगह पर संविधान में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आप बताते हो कि वित्तीय विनियोग विधेयक का किया है। और फिर बोला जाता है कि बताइए जो वित्तीय विनियोग विधेयक है उसके संबंध में कौन सा आर्टिकल है, तो आप बताते हो 112। बस आप यहीं तक के पढ़कर क्या कर जाते हो, बजट को संपूर्ण मान लेते हो। पर प्रश्न अंदर से पूछाने की जब संभावना रहती है तब कैसे आ सकते हैं प्रश्न, तो आज हम इस वीडियो में हम पूरे उसी बातों को पढ़ने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो बजट, वित्त विनियोग विधेयक या बजट, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक है? आज हमें इस टॉपिक को कवर करना है, धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। पहला तो हम आपको इतिहास बता देते हैं। इतिहास बता देते हैं कि किस प्रकार से इतिहास रहा वित्तीय विनियोग विधेयक का। जब भारत ब्रिटिश उपनिवेश था तो उपनिवेश के दौरान जब महारानी का शासन आया, महारानी का शासन 1858 के बाद में स्थापित हो गया। इलाहाबाद में जब कैनिंग के द्वारा कहा गया तो तब सत्ता का स्थानांतरण हुआ और भारत के गवर्नर जनरल पद को वायसराय में तब्दील कर दिया गया और उसकी सहायता के लिए एक सचिव पद को बनाया गया और सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय समिति बनाई गई और जो वायसराय थे वो सरकार के बंदे के रूप में काम करते थे, महारानी के एजेंट के रूप में कार्य करते थे। और इसी के बाद में हमें भारत के लिए बजट बनते हुए दिखेगा। जो बजट रहता था उसमें प्राय आम बातों को ही रखा जाता था, मतलब जो आम जीवन से जुड़ी हुई बातें रहती थी उनको ही रखा जाता था। पर इसी दौरान आम बातों को रखने के कारण बजट को क्या कहा गया, आम बजट के नाम से जाना गया, जनरल बजट। पर 1905 में कर्जन के समय में रेलवे के ऊपर बड़ा पैसा खर्च किया गया, क्योंकि रेलवे जो थी भले ही 1854 से शुरुआत हो चुकी थी, पर रेलवे का जो विस्तार है वो 1869 के बाद तेजी से हुआ। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के माध्यम से किया गया। पर 1859 के बाद भी जो विकास हुआ उससे भी ज्यादा विकास कर्जन के समय हुआ और कर्जन के समय में संस्थागत विकास ज्यादा हुआ और रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई और ये कहा गया कि हम आगे रेलवे के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। आज के जमाने में भले 150 करोड़ रुपए कम हो, पर उस जमाने में 150 करोड़ रुपए एक बड़ी रकम रहती थी। अब ये क्यों किया जा रहा था, तो इतिहास में जब आप जाओगे तो आपको समझ आएगा कि अंग्रेज उपनिवेशवादी विचारधारा से अपने आप को भारत में रखते थे, जिसमें हमेशा कोई भी नीति का उद्देश्य, उसके क्रियान्वयन का उद्देश्य मात्र देश का लाभ होता था और मात्र देश के लाभ के लिए यदि कोई कार्य किया जा रहा है तो उसका इम्पैक्ट भारतीयों पर नेगेटिव पड़ेगा प्राय, और जो लगाने वाला रहेगा, जो लागू करने वाला रहेगा, उसके ऊपर पॉजिटिव पड़ेगा। इसी बात को ध्यान में रखकर आम बजट में जब ये बातों को रखा जाता था तो आम बजट प्राय ये होता था, इसमें सभी बातों को रखा जाता था, जिस वजह से रेलवे जो है थोड़ा सा उपेक्षित महसूस होता था, क्योंकि रेलवे
उपनिवेशवादी नीति के लिए। उपनिवेशवादी नीति में हमेशा ब्रिटेन अपने आप को औद्योगिक क्रांति का सुरमा बनाना चाहता था और लगातार भारत को एक बनी हुई वस्तु का आयातक देश बनाए रखना चाहता था, और जिसके लिए रेलवे बड़ी भूमिका निभाती थी, क्योंकि वह इंग्लैंड से आने वाली जो वस्तु थी उनको बंदरगाहों से छोटे छोटे कस्बों तक के ले जाने का कार्य करती थी, जिससे इंग्लैंड के कारखानों के लिए भारत एक अच्छा बाजार बना था। इसके अलावा जितने भी दंगे होते थे, जितने भी विद्रोह होते थे, जितने भी आंदोलन होते थे, उन आंदोलनों को दबाने के लिए भी सेना की आवश्यकता थी, और सेना थी, परंतु वहां तक के पहुंच, जहां पर ये दंगे हो रहे हैं, उन वहां तक की पहुंच के लिए आवश्यक था कि द्रुत गति से चलने वाला परिवहन, और ये परिवहन रेलवे था। ऐसे कई कारण थे जिसके कारण रेलवे का विकास भारत में किया गया। और जब रेलवे का विकास किया गया तो रेलवे को और अधिक आगे बढ़ाने के लिए 1921 में एकवर्थ कमेटी की स्थापना की गई, और इस एकवर्थ कमेटी की रिकमेंडेशन ये थी कि जो आम बजट है, उस आम बजट में रेलवे बजट को, रेल और आम बजट को हम अलग अलग कर दो। और उसी के बाद से 1924 से, याद रखिएगा, 1924 से रेलवे बजट और आम बजट को अलग अलग कर दिया गया। तब से बजट अलग अलग होने लगा। रेलवे बजट को आम बजट से अलग करने के पीछे कई कारण थे, जिसमें हमने एक बात बताने की आपको कोशिश की कि इस बात के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट और व्यापारी वर्ग बड़ा ही आग्रह कर रहा था कि रेलवे का विकास भारत में और तेजी से हो। और क्यों, उसके पीछे अभी हमने दो कारणों के विषय में आपको बताया। ये इसी प्रकार से होता था। इसमें परिवर्तन 2017 में आया। 2017 में आते आते, क्योंकि रेलवे जो था पहले आजाद भारत के समय में भी, अगर हम बजट की बात करें, कुल पैसे की बात करें, तो उसमें से एक बड़ा भाग रेलवे के ऊपर खर्च होता था। प्रारंभ से लेकर, आजादी से लेकर 50-60 साल तक के रेलवे एक महत्वपूर्ण मंत्रालय रहा। पर 1991 की आर्थिक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद में जो चेंजेस आए, उस चेंजेस के कारण हमें अन्य मंत्रालय में भी जो खर्च थी उसमें बढ़ोतरी होते दिखाई दी। जैसे उदाहरण के लिए वर्तमान का जो हमारा जहाजरानी एवं परिवहन मंत्रालय है, उसका बजट रेलवे बजट की तुलना में ज्यादा है। ऐसे कई मंत्रालय हैं, जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय, उसका बजट धीरे धीरे हमें दिखाई देता है कि रेलवे की तुलना में ज्यादा है। तो अब ये बात सामने आ गई थी कि जिस समय में एकवर्थ कमीशन ने जो रिकमेंडेशन भेजी थी और जिसको लागू किया 1924 में कि भैया रेलवे को आप आम बजट से अलग करो ताकि रेलवे के ऊपर आपका ध्यान अधिक पड़े और उसका विकास हो सके, ऐसा अब नहीं लग रहा था, क्योंकि अब रेलवे जैसे ही कई अन्य मंत्रालय भी थे जिनका बजट, जिनको जो पैसा अलॉट किया जाता था, वो उनकी तुलना में ज्यादा था। इसलिए जब ये बातें समझ में आने लगी तो 2017 में रेल बजट और आम बजट को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया, और रेल प्लस आम बजट 2017 से शुरू हो गया। ये आपको हमने पहले तो ये बताने की कोशिश की। दूसरा जो इतिहास का पहलू है वो ये है कि पहले जो बजट को प्रस्तुत किया जाता था वो 5 बजे शाम को किया जाता था। 5 बजे शाम को इसलिए किया जाता था क्योंकि शाम के 5 बजे भारत में, ब्रिटेन में होते ही 11 बजे, तो उस समय को एक करने के लिए कि वहां की संसद में सुबह हो और भारत में शाम हो, उस समय को ज्यादा महत्व देने के लिए क्या किया गया, शाम को 5 बजे बजट को प्रस्तुत किया था। पर जब एनडीए गवर्नमेंट आई और यशवंत सिंह जब हमारे वित्त मंत्री थे, उन्होंने इस औपनिवेशिक चाल को बदला
और 11 बजे से बजट प्रस्तुतिकरण की शुरुआत कर दी। बजट प्रस्तुतिकरण 11 बजे से शुरू हो गया। इसके अलावा जो बजट था, जो बजट रखा जाता था, उसमें जो समय का था, उस समय को तो आपको हमने बताने की कोशिश की कि समय किस प्रकार से चेंज किया। अन्य चेंज भी हमें बजट में धीरे धीरे समय के साथ में दिखाई देने लगे। जैसे एक जो दिखाई देने लगा वो था पहले 29 फरवरी को जो बजट को रखा जाता था, या 28 फरवरी को बजट को रखा जाता था। 2017 के बाद से उसे 1 फरवरी को, 1 फरवरी को रखा जाने लगा। ये 2017 से चेंज हुआ। ऐसा क्यों हुआ उसके ऊपर भी हम आपको बताते हैं कि बजट के विषय में ये कहा गया है कि बजट रखने के बाद में पूरी प्रक्रिया के साथ में, प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद ही विभिन्न मंत्रालय को उनके द्वारा की गई मांग का पैसा अलॉट किया जाता है। इस मांग के पूरा होने में लगभग 75 दिन का समय लग जाता है। और जब 75 दिन का समय लगता है तो इस वजह से ये होता था कि 29 फरवरी को या 28 फरवरी को अगर कोई बजट रखा जाता था तो उस बजट की जो मांग का अप्रूवल रहता था वो 15 मई, 15 जून के करीब करीब होता था। और जून के करीब करीब आते आते मंत्रालयों के पास में पैसा अलॉट होता था, जिस वजह से होता यह था कि एक वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल से शुरू होता था, उनका 2 से 3 महीना बिना किसी कार्यों के ही चले जाता था, जिसका असर निवेश पर पड़ता था, क्योंकि सरकार मार्केट में निवेश करने वाली एक प्रमुख संस्था है। अब जब सरकार ही पैसा निवेश नहीं करेगी तो मार्केट में मुद्रा का संचलन होगा ही नहीं और मंदी की स्थिति बनी रहेगी। और जब मंदी की स्थिति बनी रहती है तो इसका असर हमें अर्थव्यवस्था की ग्रोथ पर दिखता है। इसी बात को ध्यान में रखकर 1 अप्रैल के करीब करीब ही सभी मंत्रालयों को पैसा मिल जाए, ताकि वह प्रारंभ से ही अपनी गतिविधियों को हमेशा चलाते रहें। इसलिए क्या किया गया, डेट में परिवर्तन किया गया और 1 फरवरी को बताया। जिस दिन बजट, अब बात आती है कि बजट जो होता है, कि हमने ये इतिहास तो बताने की कोशिश की, इसमें एक और शब्द याद रखिएगा। बजट शब्द जो है वो बुगेट से आया और बुगेट का मतलब होता है चमड़े का थैला। ये बात 1750 के मतलब 18वीं शताब्दी की है। 18वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था का जो विकास हुआ, वो संसदीय व्यवस्था का विकास सम्राट की शक्ति के कम हो जाने के बाद हुआ। सम्राट की शक्ति कम हुई 1688 की गौरवपूर्ण रक्तहीन क्रांति के बाद। और रक्तहीन क्रांति जब हुई तो भले ही सम्राट की शक्ति में कमी आई, परंतु संसदीय शक्ति में उतना बढ़ा हमें दिखाई नहीं दिया। लोगों में अभी भी ये आशंका थी और उपनिवेशवादी विचारधारा को कहीं ना कहीं धक्का हमें दिखाई दे रहा था, क्योंकि अमेरिका में 1750 के करीब करीब आजादी का स्वर बुलंद होने लगे थे और इसका परिणाम हमें अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई दे रहा था, क्योंकि ब्रिटेन अपने आप को यूरोपीय की महान शक्ति भी मानता था और यूरोप में होने वाले किसी भी दंगल में उसका कूदना स्वाभाविक था। और यही कूद उसकी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के संबंध में भी हुई और वहां पर भी युद्ध का कहीं ना कहीं एक दंश झेलना पड़ा, जिसका इकोनॉमी पर असर पड़ा और जनता ने संसदीय व्यवस्था के ऊपर अपना आक्रोश व्यक्त करना शुरू किया। इसी दौरान तत्कालीन जो ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके द्वारा चमड़े के थैले में रखकर, जिसे बुगेट कहा जाता था, उसमें रखकर कागजी पन्नों को वेस्टमिनिस्टर में लेकर, जिसके बाद में ये हेडलाइन छपी कि बुगेट में लेकर एक चमत्कारिक पिटारा खोलने के लिए वित्त मंत्री आए। और वहीं से बुगेट आगे बदलते गया बजट, और फिर हमने बजट शब्द ही बोलना शुरू कर दिया। पर संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि वित्तीय विनियोग विधेयक शब्द का प्रयोग किया गया। ये हो गया हमारा इतिहास, जो मैं आपको बताना था कि किस प्रकार से
बजट का इतिहास रहा। यहाँ तक कि अगर आपको बातें समझ में आ गई तो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि बजट को लेकर जो लगातार कार्यवाही की जाती है उस कार्यवाही में कैसे आगे कार्य होता है उसको बताने से पहले हम बजट में व्यय को दो प्रकार से बता देते हैं। जो बजट में व्यय किए जाते हैं उसको लेकर भी कभी प्रश्न आते हो और जानने वाली बात रहती है, क्योंकि कई बार आपको प्रश्न ये बनते हैं कि राष्ट्रपति की आय पर, क्या राष्ट्रपति की जो आय के स्रोत रहते हैं क्या उनके ऊपर संसद में जब बजट प्रस्तुत किया जाता है क्या मत होता है कि नहीं। तो आपको वो प्रश्न का जवाब देते नहीं बनता है, क्योंकि आप उस समय में बजट को अच्छे से पढ़े नहीं होते। तो जब हम बजट को पढ़ेंगे तो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं व्यय, एक्सपेंडिचर। व्यय की अगर हम बात करें तो व्यय किया जाता है आर्टिकल 266 एक के तहत बनी हुई संचित निधि में से। अब हमने संचित निधि के विषय में लास्ट लेक्चर में आपको बताने की कोशिश की। संचित निधि में से जो व्यय किया जाता है, याद रखिए संचित निधि में ही सभी प्रकार के करों को लाया जाता है और संचित निधि में से ही खर्चा किया जाता है। तो उसमें दो प्रकार के व्यय रहते हैं, एक संचित निधि से व्यय और एक रहता है संचित निधि से भरित व्यय। दो प्रकार का व्यय है। संचित निधि से व्यय का मतलब यह है कि आप संचित निधि से व्यय तो कर रहे हो परंतु वह मत के लिए सदन में रहेगा। मतलब लोकसभा में बजट को रखा जाता है, वित्तीय विनियोग विधेयक को रखा जाता है, तो जब भी संचित निधि से व्यय किया जाएगा उस व्यय की जितनी भी मदें रहेंगी उसके ऊपर सदन में मत होगा, मतलब मतदान करना पड़ेगा। पर जब संचित निधि से भरित व्यय की बात आती है तो इसके ऊपर सदन में मतदान नहीं होता, मतदान नहीं होता, ये बात को याद रखिए। तो भैया संचित निधि से भरित व्यय में क्या क्या पैसा होता है, किस किस का पैसा होता है, तो इसमें जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनके वेतन भत्ते, जो भी उनके कार्यालय का खर्च होता है वो इसमें शामिल रहता है। जो उपराष्ट्रपति हैं उनका वेतन भत्ते, उनके कार्यालय का खर्च वो शामिल रहता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके न्यायाधीशों के वेतन भत्ते वो शामिल रहते हैं। इसके अलावा जितनी भी संवैधानिक आयोग है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी कमीशन है, उन सब के सदस्यों के अध्यक्षों के वेतन भत्ते, उनके कार्यालय के खर्च वो इसमें शामिल रहते हैं। इसके अलावा सरकार के द्वारा जो उठाया गया ऋण रहता है वो भी इसमें शामिल रहता है, मतलब उसके ऊपर जो ब्याज दिया जा रहा है वो भी इसमें शामिल रहता है। तो कई ऐसी मदों को संचित निधि से भरित व्यय में शामिल किया जाता है। ये बात याद रखिएगा। यहाँ तक के कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात को याद रखिए, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना प्राय बनती है। तो संचित निधि से जो व्यय होते हैं वो दो प्रकार के रहते हैं, संचित निधि से व्यय और संचित निधि से भरित व्यय। किस पर मतदान होता है, किस पर मतदान नहीं होता है, यहाँ तक के कोई दिक्कत है क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं है तो हम बजट को अब रखने की बात करते हैं। अब जिस दिन बजट रखा जाता है ना, तो हम पहले से ही आपको बताते हैं कैसे बजट को रखने की शुरुआत होती है। बजट बनने की अगर हम शुरुआत करें तो बजट बनने की शुरुआत अभी फिलहाल में जो हो जाती है वो 15 से 22 जनवरी तक, मतलब छपना शुरू हो जाता है। प्रस्तुत होता है आपका 1 फरवरी को, पर उसके पहले ही विभिन्न जो विभाग रहते हैं, विभाग उनसे
उनकी आवश्यकता के विषय में जानकारी लेना शुरू कर देता है मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। और वित्त मंत्रालय के साथ में विभिन्न मंत्रालयों के मंत्रियों की बैठक होने लगती है, राज्य मंत्रियों की बैठक होने लगती है, अधिकारियों की बैठक होने लगती है, सचिव की बैठक होने लगती है कि कितनी आवश्यकता है। तो ये नवंबर दिसंबर के करीब करीब शुरू हो जाता है। जितनी आवश्यकता है आप हमें बता दीजिए, और फिर अपने एस्टिमेट बनाकर शुरू हो जाता है बजट लिखना। और जिस दिन से बजट लिखना शुरू होता है, क्योंकि बजट एक गुप्त व्यवस्था है, क्योंकि बजट में कई सारे प्रोविजंस रहते हैं जो अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए होते हैं। तो यदि अगर किसी व्यक्ति को ये पूर्व में ही सूचना हो जाए कि सरकार ये करना चाहती है, तो वह उस व्यवस्था की पूर्व जानकारी होने के आधार पर किसी प्रकार का आर्थिक लाभ ले सकता है। और हमारा आर्टिकल 14 है, जो विधि के समक्ष समानता, मतलब सभी लोग समान है। तो किसी को पूर्व जानकारी ना हो, इसलिए क्या करते हैं, जिस दिन से बजट लिखना शुरू होता है उस दिन से हलवा प्रथा शुरू हो जाती है, हलवा बनना। तो वित्त मंत्रालय हलवा बनाता है और हलवा बांटने के साथ में ही बजट लिखने का कार्य शुरू हो जाता है। और बजट जैसे लिखने का कार्य शुरू होता है तो जितने भी व्यक्ति बजट लिखने की क्रिया में शामिल होते हैं उन सबको मंत्रालय में ही रहने के लिए अब कह दिया जाता है, और मंत्रालय के सभी टेलीफोन्स को एक साइड कर दिया जाता है और निश्चित टेलीफोन्स पर ही बात करने की अनुमति दी जाती है, ताकि बजट की गुप्तता बने रहे। ये 15 से 22 जनवरी के बीच में शुरू होता है। इसी दौरान क्या होता है, वित्त मंत्रालय में एक आर्थिक सलाहकार होते हैं, जैसे अभी सुब्रमण्यम करके एक व्यक्ति है, तो आर्थिक सलाहकार होते हैं। उन सलाहकार के द्वारा पिछले वर्ष मतलब लास्ट ईयर किस प्रकार से कार्य किया और आगे किस प्रकार से कार्य करेगी अर्थव्यवस्था, इसके लिए इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया जाता है, जो बजट के प्रस्तुतिकरण के एक दिन पहले होता है। इकोनॉमिक सर्वे अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का पूरी तरह से बखान कर देता है। यह हमें बता देता है कि अर्थव्यवस्था ने किस प्रकार से वर्क किया। इसी के बाद में वो दिन आता है जिस दिन हम कहते हैं बजट प्रस्तुत होने वाला है, बजट आने वाला है। पर इस दौरान जो सब क्रियाएं होते रहती है, वो सब पहले जो प्रिंटिंग होती थी वो किसी अन्य संस्था में होती थी पहले, पर अब मंत्रालय के अधीन ही होती है, ताकि गुप्तता बने रहे। जिस दिन प्रस्तुति होती है, तो भैया बजट प्रस्तुत हुआ मान के चलिए 1 फरवरी को, तो 1 फरवरी से जो बजट प्रस्तुतिकरण हुआ, तो बजट के प्रस्तुतिकरण के साथ ही बजट अब आगे आपको दिखने लग जाता है। बजट प्रस्तुतिकरण ही केवल बजट सत्र नहीं है, एक लंबी प्रोसेस है जिसे आपको बताना, क्योंकि बजट प्रस्तुतिकरण को ही कहा जाता है बजट भाषण। बजट भाषण जिसे वित्त मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्रालय के मंत्री के द्वारा दिया जाता है। जैसे वर्तमान के वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा यह दिया जाता है। बजट जब प्रस्तुत होता है तो भाषण देती है मैं, और भाषण देने के बाद में बजट में क्या क्या है, पहले ही बजट को रख नहीं देती, पहले पूरी बातों को बताती है कि बजट में क्या क्या है, हमारा एम क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, और इस बजट में क्या खास बात है उसके बारे में बता दिया था। तो जिस दिन बजट प्रस्तुत होता है, तो बजट प्रस्तुत हो जाने के बाद में 50 दिन तक की क्रिया चलती है। तो वो एक एक स्टेप है जिसमें बजट प्रस्तुतिकरण में ही कई सारी बातें हैं जिसको हमें आपको बताना है। तो ये बातों को याद रखिए, जिस दिन बजट प्रस्तुत होता है तो बजट के प्रस्तुत हो जाने के बाद में दूसरा काम ये होता है कि बजट पर बहस होने लगती है। जैसे ही बजट प्रस्तुत होता है तो उसके बाद में 4-5 दिन के लिए जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो निकालते हैं, बताते हैं नियम समिति के आधार पर कि
कार्य मंत्रणा समिति के आधार पर कि भी कितने दिन तक के हम बजट के ऊपर बहस करेंगे। तो उसके बाद में होती है बजट पर बहस, वाद विवाद। और बजट पर वाद विवाद जाने के बाद में बजट को कुछ समय के लिए आगे क्या किया जाता है, समितियों के पास में भेज दिया जाता है। समितियों के पास भेज जाता है। ये समिति कौन सी रहती है, तो हम आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं तीसरे स्टेप में कि बजट जो पहले बनता था उस बजट में संसद का नियंत्रण बहुत अच्छे से नहीं था, क्योंकि संसद एक ही कार्य नहीं करती, कई सारे कार्यों को करती। और जब कई सारे कार्यों को करती है तो उन सभी कार्यों को करने के लिए जरूरी है कि एक्सपर्ट लोग हो, पर एक्सपर्ट लोगों की संसद में प्राय कमी होती, क्योंकि सब राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, तो एक्सपर्टनेस उनमें होने की संभावना कम रहती। तो इस वजह से हमारे बजट में हम कुछ कमियां रहती थी, उस कमी को कभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते थे। इसी वजह से हम जो आजादी के बाद में बजट बनाते गए उसमें घाटा बहुत ज्यादा रहा। पर जब 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू की तो जो आईएमएफ से जो हमें अनुदान मिला था उसमें उसने कहा था कि आप अपने राजकोष को प्रबंधित करिए, जो आपका जो राजकोष है उसका जो घाटा है उसको कम करने की कोशिश करिए, बढ़ाए मत आप। तो इसके लिए सरकार ने प्रारंभिक आधार पर ही क्या करना शुरू करा कि जो राजकोष में जो खर्च होता है वो जो खर्च सही हो रहा है कि नहीं, उस खर्च को पकड़ने के लिए विभागीय समिति का गठन किया। समितियों का गठन किया जिसकी प्रारंभ में 17 संख्या थी। 2004 में इसकी संख्या को बढ़ाकर 24 कर दी। ये सिलसिलेवार तरीके से बजट में जितनी मांगे रहती है उसके ऊपर क्या करती है, बातें करती है। और बातें करने के बाद में जो अनुदान होता है उसके ऊपर होता है मत। जो अनुदान जो मांग करी थी किसने, विभिन्न मंत्रालयों ने, उसके ऊपर क्या होती है, मांग। अभी हम अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आप। तो ये अनुदान होता है। अनुदान पर हो जाने के बाद में आगे बात और होती है। हम अभी केवल और केवल आपको बता रहे हैं कि ये कैसे सीक्वेंस है, इसमें और भी बातें, बहुत सारी बातें। अनुदान पर मांग हो जाने के बाद में इसके बाद में यहाँ पर वित्तीय विनियोग विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। और वित्तीय विनियोग विधेयक के साथ में हम यहाँ पर प्रस्तुत कर देते हैं लास्ट में वित्त विधेयक। और वित्त विधेयक के साथ में पास होता है वित्त विधेयक और फिर बाद में बजट पूर्ण माना जाता है। पर ये हो गई एक प्रक्रिया जो बजट के पारित रखने के साथ में पारित होने तक की। पर इन रखने से लेकर आगे की पारित होने तक की क्रिया में कई अन्य उपक्रिया भी हैं, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताने की कोशिश करेंगे। यदि आपको यहाँ तक के वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।